आप सुन रहे हैं नाइट 130। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में खुशियों के रंग हमेशा यूं ही खिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी उस दौर की है जब गांवों में बिजली का नामो निशान तक नहीं था। मोटर गाड़ियों की बातें सिर्फ शहरों में सुनने को मिलती थीं। गांवों में सफर के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी ही सहारा हुआ करती थी। रात के अंधेरे में रोशनी का एकमात्र साधन लालटेन होती थी, जो मिट्टी के तेल से जलती और हवा चलते ही कांपने लगती थी। मैं राजस्थान के भैरूपुरा गांव का रहने वाला हूं। उन दिनों मेरा काम था लोगों और उनका सामान एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाना। मेरी बैलगाड़ी और मेरा बैल राजा यही मेरी रोजी रोटी थे। राजा इतना समझदार था कि बिना बोले ही रास्ता पहचान लेता था, लेकिन एक रास्ता ऐसा था जिससे लोग दिन में भी जल्दी जल्दी निकलते और रात में उसका नाम लेने से भी डरते थे। उस रास्ते पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते थे सालों पहले उसी पेड़ से लटककर एक आदमी ने अपनी जान दे दी थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। मैं हमेशा उस रास्ते से बचता था, लेकिन 3 नवंबर की उस शाम किस्मत मुझे उसी रास्ते पर ले आई। मैं गांव के व्यापारी घनश्याम सेठ का सामान शहर छोड़कर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा तेजी से फैल रहा था। मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक लंबा पहाड़ी रास्ता और दूसरा छोटा, वही बदनाम रास्ता। लंबा रास्ता लेता तो पूरी रात लग जाती, इसलिए मैंने हिम्मत की और छोटा रास्ता चुन लिया। जैसे ही हम उस रास्ते पर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। राजा रुक गया, पीछे हटने लगा, जैसे वो आगे जाना ही नहीं चाहता हो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल राजा, देर हो रही है। वह कांपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते ही मुझे महसूस हुआ कि बैलगाड़ी भारी होती जा रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, गाड़ी खाली थी। फिर भी राजा ऐसे चल रहा था जैसे कई मन वजन खींच रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तभी मेरे कान के पास धीमी आवाज आई, थोड़ा तेज चलो। मेरे हाथों से लगाम ढीली पड़ गई। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा। धुंध के बीच बैलगाड़ी पर एक काला साया बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और वो सीधे मेरी ओर घूर रहा था। मेरा गला सूख गया। मैंने डर के मारे राजा को जोर से चाबुक मारा और बैलगाड़ी गांव की ओर दौड़ने लगी। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि बैलगाड़ी के साथ साथ झाड़ियों में कोई उतनी ही तेजी से दौड़ रहा है। झाड़ियां हिल रही थीं, टहनियां टूट रही थीं और वही आवाज फिर सुनाई दी, भाग क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। गांव अभी आधा कोस दूर था कि अचानक राजा जोर से हिनहिनाया और रुक गया। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। मैंने सामने देखा, सड़क के बीच पीपल की एक लंबी टहनी झूल रही थी और उसी टहनी से उल्टा लटका हुआ वही काला साया अब मेरे ठीक सामने था। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। टूटी हुई गर्दन, बाहर निकली आंखें और होठों पर डरावनी मुस्कान। उसने मुझे घूरते हुए कहा, आज कोई तो मिला जो इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करता है। मेरे शरीर ने जवाब दे दिया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो फिर बोला, मुझे गांव तक छोड़ दो, मैं भी कभी वहीं रहता था। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगर उसे मना करता तो शायद मैं जिंदा नहीं बचता, और अगर उसे बैठा लेता तो पता नहीं गांव तक क्या होता। उस रात मैंने डर के मारे लगाम ढीली छोड़ दी और जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही बैलगाड़ी फिर आगे बढ़ी, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे बैठ गया है। उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी और उसी पल मुझे समझ आ गया, मैं इस रास्ते पर अकेला नहीं था। मेरी सांसें अटक गई थीं। लगाम हाथ में थी पर हाथ कांप रहे थे। पीछे बैठी वो चीज बिल्कुल चुप थी, लेकिन उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन को छूती तो ऐसा लगता जैसे बर्फ की सुइयां चुभ रही हों। राजा भी अब बिना आवाज किए तेज तेज चल रहा था, मानो वो भी समझ गया हो कि रुकना मौत को न्योता देना होगा।
कुछ दूर चलने के बाद अचानक मुझे अपने कंधे पर वजन महसूस हुआ, जैसे किसी ने धीरे से हाथ रखा हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। फिर वही आवाज, बिल्कुल मेरे कान के पास, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे गांव तक पहुंचा दे। उसकी आवाज में अब पहले जैसी डरावनी गूंज नहीं थी, उसमें अजीब सी थकान थी, जैसे कोई बहुत लंबे समय से भटक रहा हो। मैंने हिम्मत करके धीमे से पूछा, तू कौन है? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, मैं रामलाल, इसी गांव का था। लोगों ने मुझे चोर समझ लिया, पीट पीट कर मार डाला और मेरी लाश उसी पेड़ से लटका दी। तब से मैं घर नहीं पहुंच पाया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गांव में बुजुर्गों से सुनी कहानी अचानक सच लगने लगी। हम गांव के बाहरी कुएं के पास पहुंचे ही थे कि राजा अचानक रुक गया। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मैंने देखा, सामने दूर गांव की पहली कच्ची झोपड़ी दिखाई दे रही थी। यहीं रोक दे, मेरा घर आगे नहीं। अब कोई घर नहीं। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो फिर बोला, लोगों से कहना मैं चोर नहीं था, सेठ के ही आदमी ने चोरी की थी। मैं रोकने गया और उन्होंने मुझे ही मार डाला। इतना कहकर उसके हाथ का वजन मेरे कंधे से हट गया। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। बैलगाड़ी खाली थी, लेकिन जहां वो बैठा था वहां की लकड़ी पर गीले कीचड़ जैसे निशान बने हुए थे, जैसे कोई लंबे समय तक वहीं बैठा रहा हो। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और दूर पीपल के पेड़ की दिशा से एक दर्द भरी आवाज गूंजी, मुझे घर पहुंचा देना। मैंने उस रात बिना पीछे देखे बैलगाड़ी दौड़ा दी। राजा भी जैसे मेरी हालत समझ रहा था। वो बिना रुके गांव की ओर भागता चला जा रहा था। ठंडी हवा अब भी पीछे से आ रही थी, लेकिन उसमें पहले जैसी डरावनी ठंडक नहीं थी, जैसे कोई दर्द भरी विदाई हो। गांव के बाहर वाली चौपाल के पास पहुंचते ही मैंने बैलगाड़ी रोकी। मेरा शरीर कांप रहा था, हाथ सुन्न थे और गला सूख चुका था। कुछ देर तक मैं वहीं बैठा रहा, फिर हिम्मत करके नीचे उतरा। मैंने बैलगाड़ी की पीछे वाली लकड़ी को छुआ। वो बर्फ की तरह ठंडी थी। जहां वो बैठा था वहां कीचड़ जैसे निशान अब भी मौजूद थे और उन निशानों से हल्की हल्की बदबू आ रही थी, गीली मिट्टी और सड़न की मिलीजुली गंध। मैं समझ चुका था, जो हुआ वो सपना नहीं था। उस रात मैं सीधे अपने घर नहीं गया। जाने क्यों मेरे कदम अपने आप घनश्याम सेठ के घर की ओर मुड़ गए। दरवाजा खटखटाने की हिम्मत जुटाने में ही मुझे कई मिनट लग गए। जब सेठ ने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही बोला, अरे इतनी रात गए, सब ठीक तो है? मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे मैंने वो सब बता दिया जो रास्ते में हुआ था। साया, ठंडी हवा और रामलाल का नाम। जैसे ही मैंने रामलाल कहा, सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ से लालटेन छूटते छूटते बची। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, उसका नाम किसने बताया तुझे? मैंने कहा, वही जिसे तुम लोगों ने चोर समझ लिया था। ये सुनते ही सेठ जमीन पर बैठ गया। उसके माथे पर पसीना था, जबकि रात बेहद ठंडी थी। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। बुजुर्गों ने पुराने किस्से खोले और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। सालों पहले सेठ के ही एक नौकर ने चोरी की थी। रामलाल ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था, लेकिन चोरी छुपाने के लिए उसी नौकर ने लोगों को भड़काया और भीड़ ने बिना सच जाने रामलाल को मार डाला। उसकी लाश पीपल के पेड़ से लटका दी गई, ताकि बात वहीं दब जाए। गांव में सन्नाटा छा गया। पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष की जान ले ली थी। उसी शाम गांव के बुजुर्ग, मैं और घनश्याम सेठ, हम सब उस पीपल के पेड़ के पास गए। वहां पहली बार दिया जलाया गया और रामलाल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। राजा ने कभी उस रास्ते पर रुकना बंद कर दिया। ठंडी हवा चलती, पर डर नहीं लगता। और कई लोगों ने कहा, अब वहां रात में भी अजीब आवाजें नहीं आती। लेकिन आज भी
जब नवंबर की ठंडी हवा चलती है और दूर कहीं लालटेन टिमटिमाती दिखाई देती है, मुझे कभी कभी अपनी गर्दन पर वही ठंडी सांस महसूस होती है और हवा के साथ एक धीमी आवाज तैरती हुई सुनाई देती है। सच, घर तक पहुंच ही गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए नाइट 130 के साथ।